आपने लफ्ज अछूत तो सुना होगा। कई लोग उसे बोलना भी कोई बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। अछूत लोग उन्हें समझा जाता है जो इंडिया में सबसे छोटी जात के लोग होते हैं। उनके साथ इंसानों से भी बुरा सलूक किया जाता है। ये लोग अपने गांव में रह भी नहीं सकते, ये बस अपने गांव का गंद ही उठाते हैं, लेकिन इनसे सलूक गंद से भी बुरा किया जाता है। अगर उनका हाथ किसी को लग जाता तो वो फौरन नहाता, उनको गालियां दी जाती हैं और उसके अलावा भी बहुत कुछ उनके साथ किया जाता। अछूतों से कैसा सलूक किया जाता है वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। आज हम जिस ऑथर की बुक के बारे में जानेंगे वो भी एक अछूत ही है। आज की बुक है वेटिंग फॉर अ वीजा बाय डॉक्टर B.R. अबंदकर जी। डॉक्टर जी बताते हैं कि जिन परेशानियों और बुरे सलूक का सामना उन्होंने एक अछूत होके किया वो बहुत ही डरावना है। इन सब घटनाओं का उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो बताते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो वो बाकी बच्चों के साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते थे और ना ही कुछ खा सकते थे। यहाँ तक कि वो अपने स्कूल के नल को खोल के पानी भी नहीं पी सकते थे। ये नहीं था कि वो पढ़ाई में कमजोर थे, बल्कि उनका ताल्लुक महार जात से था जिन्हें अछूत समझा जाता है। उन्हें पानी पीने के लिए अपने टीचर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि स्कूल के चपरासी को बोलें कि नल खोल दे। जब वो नल खोलता तो ही मैं पानी पी सकता था, और अगर कभी चपरासी स्कूल में मौजूद ना होता तो मुझे घंटों प्यासा रहना पड़ता। वो बताते हैं कि मैं 9 साल का था जब पहली दफा मुझे सही से समझ आया कि अछूत क्या होता है। उनके वालिद कोरेगांव में एक कैशियर थे। उनकी माँ की मौत हो चुकी थी। वो, उनका बड़ा भाई और उनकी एक बहन और साथ उनके बच्चे उनकी एक आंटी के घर में दूसरे गांव में रहते थे। उनकी आंटी दिल की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका होना ना होना एक बराबर था, क्योंकि वो बौनी थी और ऊपर से उनके पाँव भी खराब थे, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं सकती थी। कभी कभार तो हमें खुद उन्हें उठाना पड़ता था। वो खाना भी नहीं बना सकती थी और गाँव में कोई और हमें खाना देने को तैयार नहीं होता था, इसलिए हमें रोज चावल बनाना पड़ते थे, क्योंकि वो बनाना आसान थे। हमारे कपड़े वगैरह भी मेरी बहन ही धोती थी। ऐसा नहीं था कि गाँव में कोई धोबी नहीं था या हमारे पास पैसे नहीं होते थे। वो क्या था ना कि हम थे अछूत जिनके कपड़ों को कोई हाथ ना लगाता था। हमारी कटिंग और शेविंग भी हमारी बहन ही करती थी, क्योंकि कोई नाई भी हमें छूना नहीं चाहता था। जिंदगी ऐसे ही सलूक बर्दाश्त करके चल रही थी। फिर हमें हमारे बाप का खत मिला। वो हमें कोरेगांव में गर्मी की छुट्टियों के लिए बुला रहे थे। हम बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि हम पहली दफा ट्रेन में बैठने वाले थे। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमने खुशी खुशी जाने की तैयारी शुरू कर दी। उनके बाप ने खत में लिखा था कि तुम सब शहर के स्टेशन पे उतर जाना, उधर मेरा सर्वेंट तुम लोगों को ले लेगा। हमने बैग तैयार किए और चल पड़े। हमारी आंटी हमारे जाने पे बहुत दुखी थी। उनका रो रो के बुरा हाल था। खैर हम स्टेशन आ गए। हमारे बड़े भाई ने हमें 2-2 आने दिए और वो लेके हम अपने आप को नवाब समझने लगे। सबसे पहले हमने नींबू पानी पिया, तभी रेल की सीटी बजी और हम जल्दी से उस पे चढ़ गए कि कहीं हमारी ट्रेन छूट ना जाए। हमारा सफर खूब मौज मस्ती में गुजरा, लेकिन असल घटना शुरू हुई हमारे स्टेशन उतरने के बाद। वहाँ पे हमें लेने के लिए कोई भी नहीं आया था। हमारे साथ उतरने वाले सब लोग जा चुके थे। हम अब स्टेशन पे अकेले रह गए थे। थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर हमारे पास आया और पूछने लगा कि हमने किधर जाना है। वो हमसे बड़ी आराम और तमीज से बात कर रहा था। और फिर वही हुआ जो इंडिया में सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि तुम्हारी जात क्या है, और मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं, और बस हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया। उसके चेहरे पे नफरत और गुस्सा आ गया। वो हमें वहीं छोड़ के चला गया। अब आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही थी। स्टेशन मास्टर दोबारा हमारे पास आया और बोला, तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते, बाहर बैलगाड़ियाँ लगी हैं, इनमें बैठो और जहाँ जाना है जाओ। लेकिन वहाँ पे हमारे अछूत होने की बात फैल चुकी थी। कोई भी हमें बिठाने के लिए तैयार नहीं था। हमने उन्हें डबल किराया भी ऑफर किया, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना। फिर एक गाड़ी वाला ये कहकर माना कि वो हमारे साथ पैदल चलेगा और बैलगाड़ी हम खुद चलाएंगे और किराया भी डबल लेगा। रात हो रही थी। हमारा उधर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं था। हम मान गए और हमने सफर शुरू किया। थोड़ी आगे जाके उसने बोला कि इधर नदी से पानी पी लो, क्योंकि आगे पानी नहीं मिलेगा। खुद वो हमसे किराए के थोड़े पैसे लेके खाना खाने के लिए चला गया। हम भी वो खाना खाने लगे जो हमारी आंटी ने दिया था, लेकिन हमारे पास पीने का पानी नहीं था। जब हम नदी के पास पानी लेने गए तो उसमें पानी नहीं बल्कि कीचड़, जानवरों का गोबर और कूड़ा था। हम खाना भी ना खा सके। रात बहुत हो चुकी थी। गाड़ी वाला बहुत देर के बाद वापस आया और हमने अपना सफर शुरू किया। वो थोड़ी देर चलने के बाद खुद गाड़ी चलाने लगा और पहले हमारे साथ बैठना नहीं चाह रहा था, पर अब बैठ भी गया। हमें उस पे शक होने लगा कि कहीं वो किसी सुनसान जगह पे ले जाके हमें मार ही ना दे, क्योंकि हमारे पास पैसे भी थे और हमने गोल्ड भी पहना हुआ था। रात के 10 बज चुके थे। सड़क बहुत सुनसान थी, ना वहाँ कोई बंदा ना बंदे की जात। हमने उस गाड़ी वाले का सर सवाल पूछ पूछ के खा लिया था कि गांव और कितना दूर है, हम कब पहुंचेंगे वगैरह वगैरह। वो बस यही कहता कि थोड़ी देर और। हम सब बहुत डर रहे थे। फिर कुछ देर बाद एक रोशनी नजर आई।
और ये कुछ दूर एक हट थी। गाड़ी वाले ने बोला कि हम यहाँ रुक के आराम करेंगे। जब हम उधर पहुंचे तो हमें शदीद भूख लग रही थी। खाना तो था लेकिन पानी नहीं। हमने गाड़ी वाले को कहा कि हमें पानी ले दे। कहता अगर किसी को पता चल गया कि तुम अछूत हो, पानी क्या वो तुम्हें इधर रुकने भी नहीं देंगे। तुम उसके मालिक को बोलो कि हम मुसलमान हैं, शायद वो पानी दे दे। मुझे उर्दू बोलनी आती थी। मैं उसके पास गया और पानी मांगा। उसने मेरे से पूछा कि तुम कौन हो। मैंने कहा मैं मुस्लिम हूँ। उसे गुस्सा आ गया और वो बोला इधर तुम्हारे लिए कोई पानी नहीं है, ऊपर पहाड़ी से जाके ले लो। मैंने ये बात जाके अपने भाई को बताई और उसने हमें सोने का बोला। हमारे पास खाने को तो बहुत कुछ था, बस पानी नहीं था और वो हमें इसलिए नहीं मिल रहा था कि हम अछूत थे। उधर बहुत से लोग थे और हम महफूज थे। तो मैंने बोला कि हम सोते हैं। मेरा भाई नहीं माना। उसने कहा कि 2 लोग सोएंगे और 2 पैरा देंगे, और हमने ऐसा ही किया। और उस रात मैं सो नहीं सका कि अछूत होना इतना बुरा है कि कोई हमें पानी देने को राजी नहीं। इस कश्मकश में रात गुजर गई और सुबह 5 बजे गाड़ी वाला आया और बोला कि चलो चलते हैं। हमने कहा कि हम 8 बजे से पहले यहाँ से हिलने वाले भी नहीं हैं। और 8 बजे हमने दोबारा सफर शुरू किया और आखिरकार हम भूखे प्यासे सही सलामत कोरे पहुँच गए। हमारे वालिद हमें देख के बहुत खुश हुए। वो हमें लेने इसलिए नहीं पहुँच पाए क्योंकि उनके सर्वेंट ने उन्हें बताया ही नहीं था। खैर वो रात भी गुजर गई, लेकिन आज तक वो मुझे वैसे ही याद है और डराती है। वो अपने साथ होने वाली और भी घटनाओं के बारे में बताते हैं। एक गांव में एक टीचर था। उसने हायर मिनिस्ट्री को खत लिखा और उसमें बताया कि उसकी बीवी को 5 तारीख को बेटा पैदा हुआ। अचानक 7 तारीख को उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। कोई भी डॉक्टर मेरी बीवी को घर आके चेक करने के लिए तैयार ना था। मैं सेठ के पास गया और उससे रहम की भीख मांगी। उसने डॉक्टर को जाने का बोला। वो इस शर्त पे राजी हुआ कि मैं फीस 2 रुपए लूंगा। मैं बस अपनी बीवी को बचाना चाहता था। मैं मान गया। उसने हमें हमारी कम्युनिटी से बाहर आने का बोला। मैं अपनी बीवी को बाहर लाया। उसने थर्मामीटर एक मुस्लिम को पकड़ाया और उसने मुझे, फिर मैंने अपनी बीवी को। जब बुखार चेक हो गया तो मैंने वो थर्मामीटर मुस्लिम को दिया और मुस्लिम ने डॉक्टर को, वो बोला इसे नमूनिया है और कह के चला गया और दवाई भेज दी। लेकिन सुबह तक मेरी बीवी को आराम नहीं आया। वो डॉक्टर 2 रुपए फीस देने के बाद भी दोबारा चेक करने नहीं आया और अगले दिन सुबह 2 बजे मेरी बीवी की मौत हो गई। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक डॉक्टर ऐसा कर सकता है? वो ये सब करते हुए अपने प्रोफेशन से गद्दारी कर रहा था, जिसे इंसानियत का सबक सिखाया जाता था। वो अपने हिंदू होने को ज्यादा अहमियत दे रहा था और ये भूल गया कि वो एक इंसान भी है। उसकी वजह से एक मरीज की जान चली गई थी। ऑथर कहते हैं जितनी मुश्किलें उन्होंने एक अछूत होके देखी, शायद कभी किसी और ने देखी हों। अगर हमें कुछ बनना है तो इस अछूत से बाहर निकलना होगा। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि कोई भी जात बड़ी छोटी नहीं होती, सब इंसान होते हैं। हमें इंसानियत की खातिर उनकी मदद करनी चाहिए। 19वीं सदी की तरह नहीं कि जात पात के चक्कर में लोगों को पानी ना दें, बस इंसान की मदद करें। मुझे उम्मीद है हमारी ये बुक समरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेस्ट सॉल्यूशंस इन अ शॉर्ट टाइम।